नमस्कार बच्चों। आज हम रूस में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है उसका जो पहला प्रश्न है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम पहला ले रहे हैं। रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, और आपने सब पढ़ रखा है। जो अभी तक अगर आपने वीडियो मेरे देखे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि ये क्या है इसका उत्तर। अब क्या थे रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात, पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% रूसी कृषक थे, है ना। आपको पता था, आपको बताया था कि ज़्यादातर वहाँ पर रूस में किसान थे। आबादी जो थी वो कृषि करती थी। अब फ्रांस, जर्मनी और के अनुपात यहाँ पर थे 40% और 50%। तो फ्रांस और जर्मनी में 40 से 50% ही जीविका के साधन लोगों का कृषि था। अब रूस में इतना आयात हो जाता, इतना उत्पादन होता था कि वे कृषि उत्पादों का निर्यात भी करते थे। ये आपको बताया था। तो वही है ये, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो सब वही है जो कि आप पढ़ चुके हो। मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। जैसा कि बताया था कि उद्योग वहाँ पर कम थे, लेकिन मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में जो है बहुत ज़्यादा उद्योग थे। ये औद्योगिक क्षेत्र थे। जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1890 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ा। ठीक है, जब रेलवे नेटवर्क बिछाया गया, बनाया गया पूरे रूस में, और जब रेलवे का जाल बिछ गया तो उसके बाद उद्योग स्थापित हुए, तब फिर विदेशी निवेश रूस में बढ़ गया। फिर कामगारों की जो दशा थी के अनुसार सामाजिक समूह बटे हुए थे, है ना। सामाजिक समूह बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे कि कामगार या तो वे गांव से आते थे या कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास कर लिया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनका गांव से संपर्क था। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि सामाजिक समूह बटे हुए थे। कुछ लोग थे जो कि गांव से संपर्क में थे, जैसे कि पूरे हफ्ते काम करते थे और वीकेंड में अपने गांव चले जाते थे। या कुछ लोग पड़ोस में गांव था, गांव से ही आते थे। और कुछ लोग ऐसे थे गांव में नहीं रहते थे, शहर में ही रहते थे और वहीं से ही कारखानों में काम करने के लिए आते थे। इस समय किसानों की बिरादरी कुछ धार्मिक थी, किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी। ठीक है, और उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बांटी हुई होनी चाहिए, है ना। किसान चाहते थे कि उनकी भूमि है ना बट जानी चाहिए, क्योंकि सामंती अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। अतः किसानों की अपनी कम्यून थी जिसमें धन का विस्तार प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। ठीक है, अब जो है वो ये चाहते थे कि कम्यून को भूमि हमेशा हर फसल के बाद कम्यून को भूमि दे दें और कम्यून परिवार की आवश्यकता अनुसार बांट दे ज़मीन। जब कभी कामगार किसी के निकाले जाने पर या कार्यस्थितियों को लेकर नियोक्ता से असहमत होता था तो विभाजन के बावजूद भी वे हड़ताल के लिए इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है ना। अब जो है इस प्रकार विभाजन ये होने के बाद भी, लेकिन जब भी हड़ताल होती थी तो वे एक हो जाते थे सभी कामगार। अब सन 1904 में मज़दूरों के लिए बहुत बुरा रहा। क्या हुआ, आवश्यकता वाली वस्तुओं के दाम बढ़ गए और मजदूरी 20% तक घट गई। मतलब जितना उनको वेतन मिलता था वो 20% घट गया। कामगार संगठनों की सदस्यता निःशुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ गई, है ना। सॉरी, निःशुल्क नहीं, मतलब कामगार
इनका जो संगठन थी ना, इनका ऑर्गेनाइजेशन, जो मजदूरों ने अपने संगठन बना लिए थे वो बढ़ गए थे, उनकी संख्या बढ़ गई थी, ये कहने का मतलब है। और सेंट पीटर्सबर्ग में देखेंगे आप 1,10,000 से अधिक मजदूर रोजगार के काम के घंटों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने और कार्यस्थिति में सुधार करने की मांग के लिए हड़ताल पर चले गए। इतने सारे, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग एक औद्योगिक शहर था जैसे बताया आपको ऊपर, और जो है इतने सारे मजदूर वहाँ पर 1,10,000 मजदूर, है ना, एक साथ चले गए। तो इस प्रकार ये प्रश्न बच्चों ख़त्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 से पहले रूस में कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किस स्तर में भिन्न थी? 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी जो थी की जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी, क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहर में से नहीं आई, है ना। वे कोई गांव में, अभी ऊपर वाले प्रश्न बताया था ना, कुछ गांव में, इनमें से कुछ गांव में रहना जारी रखा किसी ने, और शहर में प्रतिदिन काम के लिए आते थे जैसा अभी बताया आपको ऊपर। और वे सामाजिक स्तर पर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बटे हुए थे। यह उनकी पोशाकों से परिलक्षित थी, उनके जो ड्रेस पहनते थे उससे पता चलता था। धातुकर्मी जो थे मजदूर, वे खुद को साहब मानते थे, है ना। उनके काम ज़्यादा प्रशिक्षित और निपुणता की ज़रूरत थी, तथापि कामकाजी जनसंख्या एक मोर्चे पर एकजुट थी, है ना। इतना मतलब वो अलग थे लेकिन फिर भी कामकाजी आबादी एकजुट थी। जनसंख्या एक मोर्चे पर एकजुट थी कामकाजी आबादी की, और कार्यस्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचारों के विरुद्ध हड़ताल होती रहती थी। वे सब मिलजुल कर हड़ताल, चाहे उनकी यूनिफॉर्म अलग हो, चाहे धातुकर्मी अपने आप को साहब मानते हों, चाहे गांव में से आते हों, चाहे शहर से आते हों, वे एकजुट थे अपनी कार्य स्थितियों को लेकर, मतलब कार्य के जो हालात है उनको लेकर वे एकजुट रहते थे, और जब चाहे एक दूसरे की मदद करते थे, मतलब आर्थिक मदद भी, और उनकी हड़ताल होती है तो उनका संगठन जुटाने में भी। अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस के कामगार जनसंख्या थी, जैसे किसान और कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। जैसे जार निकोलस की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसमें भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उनकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो जार निकोलस के जो सामंत थे उनसे उनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, है ना। वे मनमाना उन पर अत्याचार करते थे। कारखाना मजदूरों की स्थिति इतनी ही खराब थी, वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे। बाद में बनाई थी, जो भी संगठन थे वे उन्होंने चुपके से अंदर ही अंदर बना रखे थे, लेकिन वैसे प्रामाणिक उनका कोई दल या संगठन नहीं था। फिर अधिकतर कामगार उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, अधिकतर कारखाने थे उद्योगों की निजी संपत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी, है ना, और सरकार ने जितनी निर्धारित करी थी वह भी नहीं मिलती थी। कार के घंटों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, और उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि न तो उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, और सन 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले न ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी। ठीक है। और किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे, है ना। एक तो किसान थे कृषक दास, और एक स्वतंत्र किसान थे जो सर्फ थे, वो दास थे। तो जो सर्फ के रूप में काम करते थे मतलब ज़मीन पर दास के रूप में काम करते थे, और उनके पैदावार का अधिकतर भाग ज़मीन मालिकों
एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को चला जाता। तो वो जो पैदा करते थे वो तो ज़मीन के मालिक है, वो ले लेते थे, और जो पैदा करने वाला था, जो सर्व था, जो दास था, जो किसान था, उसको बहुत कम मिलता था। कुलीन वर्ग, सम्राट और रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति होती थी। ठीक है। और ब्रिटानी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस के किसानों की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वे कुलीनों जो चाहते थे कि कुलीनों से ज़मीन लेकर हम सब में बांट दी जाए। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार डाला। ठीक है। जो ब्रिटेन और फ्रांस के किसान क्या थे, वो सम्मान करते थे अपने कुलीनों का, अपने सम्राट का। लेकिन यहाँ के किसान चाहते थे कि बस जो कुलीन वर्ग है उनसे ज़मीन लेकर उन्हें आपस में बांट दी जाए। अब रूस के किसानों का अपना एक अलग विचित्र स्वभाव भी था, और वो क्या था कि रूस के किसान अपनी ज़मीन एकत्रित करते थे और अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, है ना। और फिर उनका कम्यून जो होता था, प्रमुख होता था उनका, जो वो प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार ज़मीन को बांट देता था। तो बच्चों, ये दो प्रश्न मैंने डिस्कस किए, आप अच्छे से सुनेंगे, इनको समझेंगे तो आपको ये प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।